प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है और वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से तीनों प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले ट्रांसलेट कर लिए कि सबसे पहले आपका क्या बनेगा, इनिशियली फ्रिंजिंग रिफ। सबसे पहले क्या होता है, विथ आइडियल प्लेटफॉर्म फ्रिंजिंग रिफ डेवलप्स along with ideal platform submarine platform fringing reef developed या develops क्लियर है, लिख लिया। लेटर ऑन it gets subsides, it gets subside। फ्रिंजिंग रिफ जो डेवलप होने के बाद क्या होता है, इसका जो है सब्सिडेंस होता है, गेटिंग सब्सिडेंस इन फ्रिंजिंग रिफ। आगे बस समझ में। फ्रिंजिंग रिफ गेट सबसाइड्स एंड रीच इन ग्रेटर डेप्थ and reach in greater depth। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, फॉर सर्वाइविंग कोरल्स ग्रो अपवर्ड्स, कोरल स्टार्ट्स टू ग्रो अपवर्ड्स। फॉर सर्वाइविंग कोरल स्टार्ट्स टू ग्रो upwards and formed barrier reef, form barrier reef। क्लियर है। अगेन gets subsidence, again gets subsidence in the barrier reef and reach in greater depth। and for surviving moves upward, for surviving grow upwards and form एनुलर और एटॉल कोरल रीफ्स। समझ गए ना भाई। मतलब ये है कि ग्रेजुअल, पहला तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया। पहले कोरल रीफ फ्रिंजिंग रीफ बनता है, सब्सिडेंस होता है, फिर बाहर की ओर जीवित रहने के लिए बढ़ते तो आपका बैरियर रीफ बन जाता है, फिर सब्सिडेंस होता है, फिर जीवित रहने के लिए फिर बाहर की ओर बढ़ते तो फिर चारों ओर बढ़ जाते हैं और इस तरीके से क्या बनता है आपके जो है एटॉल बनता है। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश की हुई है। इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए, तो प्रमाण लिखिए। अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपका एविडेंसेस दिया हुआ है, प्रमाण दिए हुए हैं। एविडेंसेस, प्रमाण। तो इसमें आ जाओ आपके जो है पहला प्रमाण तो ये है कि जो लैगून झील है वह हमेशा छिछली बनी रहती है। लैगून झील हमेशा क्या बनी रहती है, छिछली बनी रहती है। छिछली मतलब सैलो बनी रहती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये हमेशा छिछली बनी रहती है, ये हमेशा जो है सैलो बनी रहती है आपकी जो है। क्या
ठीक है, छिछली बनी रहती है, इसका मतलब है कि उसमें यदि मान लेते स्थिर है, यदि मान लेते स्थलखंड क्या है आपका जो है स्थिर है, कांस्टेंट है, स्टेबल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें निरंतर डिपोजिशन होते रहेगा और झील क्या हो जानी चाहिए, भर जानी चाहिए, लेकिन वो भरती नहीं है, हमेशा क्या बनी रहती है, छिछली बनी रहती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका नीचे की ओर क्या हो रहा है, धसाव भी हो रहा है, शीशे नीचे की ओर क्या हो रहा है, अवतलन भी हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो पहला पॉइंट लिखिए, लैगून झील का निरंतर छिछला बना रहना, लैगून झील का निरंतर छिछला बना रहना अर्थात उसकी गहराई में परिवर्तन न होना। लैगून झील का निरंतर छिछला बना रहना आपका जो है अर्थात गहराई में परिवर्तन न होना। इंग्लिश में लिख लीजिए आपका जो है, लैगून लेक्स remains shallow, lagoon lake remains shallow, that is not changes in its depth, not changes in its depth of lake। क्लियर है? इसका मतलब समझ गए ना भाई कि लैगून झील हमेशा छिछली तभी बनी रहेगी, मतलब हमेशा उसकी गहराई में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे निरंतर धसाव भी हो रहा है और जमाव भी हो रहा है, तो इसलिए वो छिछली बनी रहती है, अदरवाइज भर जानी चाहिए। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि स्थलखंड यदि आपका क्या होता, स्थलखंड यदि आपका क्या होता, स्थिर होता, तो वह क्या हो जाती है आपकी जो है, भर जाती। स्थलखंड यदि क्या होता है आपका जो स्थिर होता तो वह भर जाती, है ना। इफ लैंड आया समझ में? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्या, लिख बोल दो दिया था क्या यार? ठीक है, ये तो बताया था ना, रिमेन्स कांस्टेंट करके, ठीक है। लेंस आपका जो स्टेबल होता, तो इफ लेंस वाज स्टेबल देन इट गेट्स फिल्ड, भर जाती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी, प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ते जाती है। प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ते जाती है। इंग्लिश में लिख लीजिए आपका जो द थिकनेस ऑफ कोरल रिप्स, थिकनेस ऑफ कोरल रिप्स गेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नीचे की मोटाई ज़्यादा है, इधर की मोटाई क्या होती है आपकी, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और ऊपर थिकनेस क्या हो रही, कम हो रही। इससे साबित हो रहा है कि ये पहले डेवलप हुए तभी इसकी थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे नया डेवलपमेंट अभी ये हो रहा है, और इस कारण से ये माना जा सकता है कि लैंड का क्या हो रहा है आपका जो सबसिडेंस हो रहा है। आ रहा है बस समझ में? तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों वाले द्वीपों के किनारे, प्रवाल भित्तियों वाले द्वीपों के किनारे तटीय क्लिफों की अनुपस्थिति, तटीय क्लिफों, क्लिफ बाल में जो लोग लगाते हैं ना, क्लिफ है, वो क्लिफ है ये, तटीय क्लिफों की अनुपस्थिति, absence of coastal cliffs, absence of coastal cliffs along with the coast or islands having coral reefs, having coral reefs।
आया समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्लिफ नहीं मिलते, जहाँ पे कोरल रीफ्स मिलते वहाँ पे, तो क्लिफ कैसे बनते बताया था? कुछ याद है? कोस्टल क्लिफ कैसे बनते हैं? यानी कि समुद्री तरंगे जो है जब तट से टकराते रहती है, तो क्लिफ तभी बनेंगे जब लैंड स्टेबल होगा, स्थिर होगा, ताकि एक ही जगह समुद्री तरंगे टकराते रहेंगी, तब जाकर के क्लिफ बनेंगे। लेकिन आज यहाँ टकरा रहा है, फिर वो नीचे चला गया, तो फिर वहाँ पे क्लिफ नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे देखा गया है कि जहाँ पे भी कोरल रीफ्स मिलते हैं वहाँ पे तटीय क्लिफ आपके जो है नहीं पाए जाते हैं, कोस्टल क्लिफ नहीं पाए जाते। इस बात से प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है, स्थलखंड का धसाव हो रहा है। आया समझ में? है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो एक लाइन समझने के लिए कि तटीय क्लिफ स्थिर स्थल के सहारे ही बनते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए कि तटीय क्लिफ स्थिर स्थल के सहारे ही बनते हैं। स्थिर स्थल के सहारे ही बनते हैं। कोस्टल क्लिफ फॉर्म्ड along with stable coast। आगे समझ में? तो एक पॉइंट ये देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रशांत महासागर में उत्थित पुलिनों के सहारे, उत्थित अपलिफ्टेड, उत्थित पुलिनों के सहारे प्रवाल भित्तियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। प्रवाल भित्तियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। लिखिए, इंग्लिश में क्या लिखोगे? देर इज absence of completely absence of coral reefs along with uplifted beaches in Pacific Ocean, uplifted beaches in Pacific Ocean। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए, एटॉल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग, एटॉल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। एटॉल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, स्टीफ एटॉल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं, अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। अपर पार्ट ऑफ islands, upper part of islands having atolls are very steep sloped। समझ गए? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे अटॉल मिलते हैं उसके ऊपरी ढाल जो होते हैं क्या होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं। जहाँ पे अटॉल मिलेंगे वो क्या होते हैं, आपके जो है स्टीप स्लोप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये बाद में विकसित हुए बाहर की, इस तरीके से सीधा खड़े ढाल वाले रूप में जो है, तो ये इस तरीके से दिया गया है। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है आपका। तो ये हो गया आपका
डार्विन का सिद्धांत क्या है? अवतलन सिद्धांत, और उसकी अपने सिद्धांत के पक्ष में उसने कुछ एविडेंसेस दिए, प्रमाण दिए, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि जहाँ पे कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे सब्सिडेंस भी होते रहता है। आया समझ में? इसके बावजूद एक दो आलोचनाएं हैं, तो लिख लीजिए आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहली आलोचना, भगवान भी परफेक्ट नहीं है। क्या? कोई माखन चोर है, कपड़े भी चुराता था, तो अनैतिक काम हो गया वो तो। ठीक है, चलिए आज की डेट में चुरा के देखना। डंडा जूता माथा सब माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। चलिए लिखिए, यदि तीनों प्रवाल भित्तियां विकास की क्रमिक अवस्थाएं हैं तो एक ही द्वीप के सहारे एक और तटीय प्रवाल भित्ति, एवं दूसरी ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति साथ साथ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नई खोजों के आधार पर इस तरह के अनेक प्रमाण मिलते हैं। क्लियर हुआ? इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि लिखिए, if fringing reef, barrier reef and atolls are the gradual stages of development of coral reefs, then it should not be found along with any island having fringing reef in one side and barrier reef in other side. फ्रिंजिंग रिफ इन वन साइड एंड बैरियर रिफ इन अदर साइड। समझ गए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? डार्विन का सिद्धांत क्या मान रहा है कि पहले फ्रिंजिंग रिफ डेवलप होता है, फिर यही बाद में बढ़ करके क्या बन जाते हैं आपका बैरियर रिफ। तो यदि यही स्थिति मान लेते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि एक साइड फ्रिंजिंग रिफ मिलता है और एक साइड बैरियर रिफ मिलता है, तो ये कैसे संभव है? ये बैरियर रिफ बिना फ्रिंजिंग रिफ के डेवलप कैसे हुआ? आया समझ में? तो एक आलोचना ये की जाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसी में एग्जाम्पल है फिजी आइलैंड के दोनों ओर मिलते हैं। फिजी आइलैंड बताया था, तो फिजी आइलैंड के एक ओर मिलता है फ्रिंजिंग रिफ। जो फिजी आइलैंड है उसके एक ओर क्या मिलता है आपका, जो फ्रिंजिंग रिफ मिलता है, और एक और क्या मिलता है आपका जो है
फिजी आइलैंड के एक और फ्रिंजिंग रिफ और एक और क्या मिलता है, दूसरी ओर आपका बैरियर रिफ मिलता है। तो ये एग्जांपल डाल देना। तो ये कैसे बना भाई, डार्विन तो कहता है कि पहले फ्रिंजिंग बनेगा फिर क्या बनेगा, बैरियर बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो हाँ ठीक, ऐसे मिलते हैं, एग्जाम्पल डाल दो तो इसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। अब कोई, मैंने कहा ना, ह्यूमन साइंस में, ह्यूमन सोशोलॉजिकल साइंस में कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट, यानी इवन साइंस में भी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा आलोचना, दूसरी कमी, डार्विन ने स्थल खंडों के अवतलन का, स्थल खंडों के अवतलन के कारण का जिक्र नहीं किया। स्थल खंडों के, डार्विन ने स्थल खंडों के अवतलन के कारण का जिक्र नहीं किया, किसी कारण का जिक्र नहीं किया। नॉट मेंशन द कॉजेस ऑफ सब्सिडेंस ऑफ लैंड्स, लैंड मासेस। आया समझ में? डार्विन ने नहीं बताया कि सब्सिडेंस क्यों हो रहा है, हो रहा है तो बता दिए क्यों हो रहा है भाई, हर जगह क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपका, यदि अवतलन को मान भी लिया जाए, यदि अवतलन को मान भी लिया जाए तो प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। यदि अवतलन को मान भी लिया जाए तो प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इफ वी कंसिडर द सब्सिडेंस, या वी एक्सेप्ट द सब्सिडेंस, if we accept the subsidence, then most of the islands of Pacific Ocean get submerged. If we accept the, we supposed to be accept the subsidence, then the most of the islands of Pacific Ocean get submerged. समझ में आया? यदि मानते जाएंगे सबमर्ज हो रहा है, सॉरी सब्सिडेंस हो रहा है, तो कई आइलैंड्स डूब जाने चाहिए, सागर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्रशांत महासागर में उठते हुए द्वीपों के सहारे भी, प्रशांत महासागर में उठते हुए द्वीपों के सहारे भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। उठते हुए द्वीपों के सहारे भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। इन पैसिफिक ओशियन, कोरल रिफ्स फाउंड अलोंग विथ अपलिफ्टेड आइलैंड्स आल्सो। तो ये भी एक उसके विरुद्ध हो गया प्रमाण, जो है यहाँ पे तो उठते हुए द्वीपों के सहारे भी मिल रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा? आ गया बस समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपका डार्विन का अवतलन सिद्धांत। तो लेकिन उसके बाद भी डार्विन का अवतलन सिद्धांत एक्सेप्टेड या माना जाता है ठीक ठाक, क्योंकि मैंने कहा ना कि अधिक गहराई पे प्रवालों का विकास संभव नहीं है, और प्रवाल भित्तियाँ मिलती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि हम सब्सिडेंस को क्या करें, माने। इसलिए डेविस ने फाइनली फिर से मान ही लिया लास्ट में। तो इसलिए अवतलन से, हाँ, तो वो उसके आलोचना, उसके फिर डेली ने दिया है, उसका डेली कंसेप्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, सी लेवल चेंज को लिख सकते हो, आलोचना में डाल सकते हो, आलोचना में डाल दीजिए। सी लेवल चेंज, समुद्र परिवर्तन को भी जो है ध्यान नहीं दिया है, जिक्र नहीं किया है, सी लेवल चेंज का भी जिक्र नहीं किया करके डाल सकते हो। समुद्र तल परिवर्तन का भी ध्यान नहीं दिया, जिक्र नहीं किया करके डाल सकते हो आलोचना। तो उसको डेली ने माना, इसलिए डेविस ने दोनों का लेकर के दे दिया। तो नेक्स्ट हमारा है मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत।
मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। आपका जो है स्थिर स्थल सिद्धांत, स्टेशनरी लैंड थ्योरी, स्टेडी लैंड थ्योरी, ठीक है। इसने उल्टा मान लिया, स्थिर मान लिया लैंड को जो है मर्रे ने। ये 1880 में प्रतिपादित, ये कब दिया गया था आपका जो है 1880 में दिया गया था, 1880 में। तो इसको सिद्धांत को भी समझने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले। मर्रे ने क्या क्या मान लिया, तो मर्रे ने कहा कि जो प्रवाल है वह 30 फैदम की गहराई तक ही पनप सकते हैं। तो पहला तो इन्होंने मान लिया कि प्रवालों का विकास या प्रवाल जो है, कोरल्स जो है 30 फैदम की गहराई तक ही पनप सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिख लो आपका, जो मर्रे ने क्या मान लिया, कोरल डेवलप्स या कोरल्स ग्रो अप टू 30 फैदम डेप्थ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एक फैदम बराबर कितना बताया था, एक फैदम में कितना क्या लिया था हमने, 6 फीट, है कि नहीं। एक फैदम में 6 फीट लिया था, 180 फीट तक। तो ये इन्होंने पहला पॉइंट क्या मान लिया कि जो कोरल्स है वह सिर्फ 30 फैदम की गहराई तक ही पनप सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने स्थल को स्थिर मान लिया। स्थल को क्या मान लिया, स्थिर स्थल मान लिया, नाम से क्लियर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यह सिद्धांत फाइनली मर गया। और सागर तल को भी स्थिर मान लिया, सागर तल स्थिर स्थल, और सागर तल को भी क्या मान लिया, सागर तल को भी स्थिर मान लिया, सागर तल भी स्थिर मान लिया उसने, दोनों को स्थिर मान लिया, इसलिए इसका नाम ही है स्थिर स्थल सिद्धांत। तो ये मान के चल रहा है, मान्यता कुछ पहले से मान के चल रहा है आपका, जो है एजम्पशंस लेके चल रहा है, मान्यता या इसको मान्यता बोल सकते हैं, मानकर चलो, एजम्पशंस, पहले से कुछ एजम्पशंस लेकर के चल रहा है। उसके अलावा उसने ये भी मान लिया कि समुद्र के अंदर कई अंतःसागरीय चबूतरे उपस्थित है, कई अंतःसागरीय चबूतरे समुद्र के अंदर जो है पहले से बने बनाए कई अंतःसागरीय चबूतरे स्थित है। मेनी ऑफ सबमेरीन प्लेटफॉर्म्स फाउंड, मेनी ऑफ सबमेरीन प्लेटफॉर्म्स फाउंड इनसाइड अंडर द सी या बीनीथ द सी। सागर तल में, समुद्र के अंदर जो कई अंतःसागरीय चबूतरे है ना, प्लेटफॉर्म पहले से बने बनाए वहाँ पर है, ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी पर्वत वगैरह पहले से स्थित है, ये मान लिया उसने बनने के लिए। आगे बस समझ में। तो ये कुछ मान्यताएं लेकर के चल रहा है, ये क्या लेके चल रहा है आपका, कुछ मान्यताएं, एजम्पशंस लेकर के चल रहा है। ये 3 एजम्पशंस पहले दे देना, मर्रे ने 3 एजम्पशंस माने। अब उसके बाद उसने सिद्धांत क्या दिया, उसमें आते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि यदि मान लेते हैं कि कोई चबूतरा 30 फैदम से, है ना, कोई चबूतरा, उसने क्या मान लिया, पहले तो क्या मान लिया उसने, जो 30 फैदम की गहराई तक ही पनप सकते लिखा हुआ है, यहाँ मान 30 फैदम तक है। अब कोई चबूतरा मान लेते कि 30 फैदम से ऊपर है, कोई चबूतरा जो है, कोई प्लेटफॉर्म क्या है 30 फैदम से ऊपर है। तो उसने कहा कि ये पहले इसका इरोजन होगा, 30 फैदम से ज़्यादा है उसका क्या होगा,
अपर्दन होगा समुद्री तरंगों द्वारा। किसके द्वारा होगा? समुद्र के अंदर है तो समुद्री तरंगों द्वारा ही होगा, तरंगों द्वारा। आ रही बात समझ में? और ये चबूतरा पहले कितने फेदम की गहराई प्राप्त करेगा? कट करके 30 फेदम की गहराई तक आएगा, राइट। और उसके बाद फिर इस पे कोरल का विकास होने लगेगा। तो आलोचना करेंगे 30 फेदम की गहराई मान्य नहीं है, लेकिन इसने माना है तो हम इसलिए मैंने कहा ना सिद्धांत फाइनली मर गया। तो इसका उल्टा भी कहा उसने, यदि कोई चबूतरा 30 फेदम से कम गहराई पर है, यदि कोई चबूतरा जो है 30 फेदम से कम गहराई पर है, कोई चबूतरा इस तरीके से 30 फेदम से कम गहराई पर है मान लेते हैं, तो 30 फेदम से कम गहराई पर है तो उसने क्या कहा कि पहले इस पर निक्षेप होगा, मलबों का जमाव होगा, और ये मलबों का निक्षेप होकर के यहाँ पे 30 फेदम की गहराई प्राप्त करेगा। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 30 फेदम पहले आना ही आना है, तभी कोरल्स डेवलप होंगे। आया समझ में? आया ना समझ में? तो पहला पॉइंट आपको ये वाला डिस्कस करना है सिद्धांत में कि उसके अनुसार 30 फेदम की गहराई तक ही क्या होता है, कोरल का डेवलप हो सकता है। तो 30 फेदम से ज़्यादा, 30 फेदम से अधिक ऊंचाई वाले चबूतरे हैं तो उसका क्या होगा, इरोजन होगा और 30 फेदम की गहराई तक पहले प्राप्त करेगा। या उससे कम है तो पहले उस पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा सेडिमेंट्स का। और 30 फेदम की गहराई प्राप्त करेगा। आ रहा है बस समझ में? तो पहला पॉइंट तो ये डिस्कस करें कि 30 फेदम की गहराई यदि नहीं है चबूतरों की तो कैसे प्राप्त होगा, यदि ज़्यादा है तो अपर्दन से और कम है तो आपका निक्षेपण से, पेलेजिक निक्षेप। गहराई में जो जमाव होता है, निक्षेप होता है, उसको पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। पेलेजिक निक्षेप से, पेलेजिक जमाव से, है ना, ये वाला वर्ड। जो गहराई में जो निक्षेप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलेजिक डिपॉजिट्स कहते हैं। आया समझ में? पहला पॉइंट क्या डिस्कस करना है कि पहला पॉइंट ये डिस्कस करना है कि मर्रे के अनुसार कोरल रिफ्स, कोरल का विकास जो 30 फेदम की गहराई तक हो सकता है। यदि कोई चबूतरा 30 फेदम से ज़्यादा ऊपर है तो पहले उसका इरोजन होगा, है ना। इरोजन और घुलन क्रिया वर्ड भी यूज किया उसने, जो अपर्दन और घुलन, है ना। आपका जो इरोजन एंड घुलने को क्या बोलते हैं, डिजॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वह 30 फेदम की गहराई तक आएगा। आया समझ में? और यदि उससे कम है तो किसके द्वारा आएगा, पेलेजिक जमाव के द्वारा आएगा, पेलेजिक निक्षेप के द्वारा आएगा। तो इस तरीके से 30 फेदम की गहराई पहले वह चबूतरा आएगा। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एक लाइन। 30 फेदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर, 30 फेदम की गहराई, 30 फेदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल भित्तियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, जिससे तटीय प्रवाल भित्ति का विकास होता है।
obtaining 30 fathom depth, coral starts to develop and formed फ्रिंजिंग रिफ, तटीय प्रवाल भित्ति का विकास होता है। कॉमा लगा के लिखिए। जो बाहर की ओर बढ़ते हैं, जो बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, जिससे अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। एवं स्थल तथा प्रवाल भित्ति के बीच के भाग के घुल जाने से, स्थल तथा प्रवाल भित्ति के बीच के भाग के घुल जाने से लैगून का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या लिखा? आफ्टर ऑब्टेनिंग 30 फैथम डेप्थ फ्रिंजिंग रिफ्स डेवलप। सबसे पहले क्या बनते हैं आपके जो है coral starts to develop and form fringing reef which grow outward and form barrier reef। बाहर की ओर बढ़ते और क्या बनते हैं आपके जो है बैरियर रिफ बनते हैं। आगे बस समझ में। और फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति और तट के बीच के घुल जाने से क्या बनता है आपके जो है लैगून झील का निर्माण होता है। एंड आपके जो है dissolving of ठीक है, dissolving of in between barrier reef and coast form lagoon ड्यू टू डिसोल्यूशन कर लो या फिर सॉल्यूशन भी घुलने के कारण। समझ में आया? तो उसने कहा कि लैगून झील कैसे बनते हैं? लैगून झील घुलने से बनते हैं। उसने ये कहा कि लैगून झील घुलने से बनते हैं। समझ पा रहे हो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा? जैसे चबूतरा आ गया, 30 फैथम आ गया हमारा चबूतरा, तो सबसे पहले क्या बनेंगे? कोरल भित्ति बनती है, तो ये बन गया आपका फ्रिंजिंग रिफ बन गया आपका जो तटीय प्रवाल भित्ति। फिर यही जब बाहर की ओर बढ़ते इस तरीके से तो क्या बन गया? बैरियर रिफ बन गए। आगे ना बस समझ में। और इस बैरियर रिफ और इसके बीच का जो कुछ भाग घुल जाएगा यहाँ पर, तो घुलने से क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे कुछ भाग घुल गया तो घुलने से क्या बन गया? लैगून। यहाँ पे लैगून झील बन जाएगी। तो इस तरीके से लैगून झील, फ्रिंजिंग रिफ और बैरियर रिफ बनने की प्रक्रिया बता दी इसने। लास्ट पॉइंट लिखिए। अंतःसागरीय चबूतरों के शीर्ष पर चारों ओर प्रवालों के विकास के कारण एटॉल का निर्माण होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एटॉल फॉर्म्ड when coral develops around the top of submarine platforms। तो इस तरीके से मर्रे ने जो है ये सिद्धांत दिया हुआ है। तो मर्रे का सिद्धांत समझ में आ गया। मर्रे का सिद्धांत ये कहता है कि 30 फैथम की गहराई वाला चबूतरा बनेगा, पहले मिलेगा 30 फैथम की गहराई वाला, तभी जाकर के कोरल डेवलप होंगे। जब 30 फैथम की गहराई मिल जाती है उसके बाद सबसे पहले फ्रिंजिंग रिफ बनता है तट के साथ साथ। ये जब बाहर की ओर बढ़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका जो है ना, ये फ्रिंजिंग रिफ हो गया, ये बैरियर रिफ हो गया, और दोनों के बीच में पानी घुल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लैगून झील। और कोई द्वीप वगैरह है, कोई चबूतरा है जिसके चारों ओर डेवलप हो गया इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएगा? आपका एटॉल बन जाता है। आया समझ में? तो ये इस तरीके से सिंपल दिया हुआ है। तो लगभग वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये सिद्धांत मान्य नहीं है, तो आलोचना लिखिए। आलोचना
क्रिटिसिज्म पहला तो यही है कि 30 फैदम की गहराई स्वीकार्य नहीं है। 30 फैदम की गहराई स्वीकार्य नहीं है प्रवालों के विकास के लिए, उससे अधिक गहराई पर भी मिलते हैं। So 30 fathom depth of 30 fathom not accepted for development of coral reefs. More than that depth also found. Clear है? कोरल रिफ्स उसके आगे की गहराई पे भी मिलते हैं। आया समझ में? दूसरा पॉइंट, यदि स्थलखंड स्थिर है तो, यदि स्थलखंड स्थिर है तो लैगून, यदि स्थलखंड स्थिर है तो लैगून अवसादों के जमाव से भर जानी चाहिए, अवसादों के जमाव से भर जानी चाहिए एवं उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आपको इफ द लैंड और लैंड मास इज स्टेबल, देन इफ वी कंसीडर लैंड और लैंड masses is stable, then the lagoons get filled by sediments. Lagoons get filled by sediments and existence get finished. Existence of that lagoon get finished. समझ पा रहे हो? यदि मान लेते स्थल स्थिर है तो लैगून में निरंतर जमा होते रहेगा, कोरल्स डिपॉजिट होते रहेंगे तो वो भर जाएगी आपकी जो और ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लैगून झील कंटिन्यूसली मिलते हैं। तो एक आलोचना ये हो गई आपकी जो है। नेक्स्ट आलोचना कि 30 फैदम की गहराई तक अपरदन और निक्षेपन दो विरोधाभासी प्रक्रियाएं कैसे संभव है? 30 फैदम की गहराई तक अपरदन एवं निक्षेपन की दो परस्पर विरोधाभासी प्रक्रियाएं सक्रिय नहीं हो सकती। अप टू द 30 फैदम डेप्थ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस है ना, म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन कांट बी पॉसिबल। बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन कांट बी पॉसिबल। समझ गए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? 30 फैदम तक तुम अपरदन भी करा ले रहे हो जब मन करे तब, और 30 फैदम लाने के लिए डिपोजिशन भी करा ले रहे हो, है कि नहीं? जैसे तुम्हारे हाथ में ही है। तो इस तरीके से ये आलोचना की जाती है कि दोनों प्रोसेस में एक ही हो सकती है, तो इरोजन हो रहा है तो डिपोजिशन नहीं होगा, डिपोजिशन हो रहा है तो इरोजन कम होगा आपका जो है कि नहीं? तो ये आलोचना की जाती है। और नेक्स्ट, लैगून का निर्माण घुलन क्रिया से संभव नहीं। लैगून का निर्माण घुलन क्रिया से संभव नहीं। और फिर से यहाँ पे विरोधाभास है, घुलन क्रिया हो रही है तो निक्षेपन कैसे होगा? यदि घुलन इतना सक्रिय है तो निक्षेपन कैसे संभव है? ये फिर से यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपका जो है। आया समझ में ना? घुलन क्रिया यदि सक्रिय है, इतनी सक्रिय है तो फिर निक्षेपन संभव नहीं। लिख लिया? डिसॉल्विंग प्रोसेस, डिसॉल्व, घुलन। तो ये आपकी आलोचनाएं हो गई। तो इसीलिए मर्रे का सिद्धांत उतना एक्सेप्टेड नहीं है, माना नहीं जाता है, मर गया। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत।
तो इसने सी लेवल चेंज को भी माना हुआ है। दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। तो अभी तक जो सिद्धांत हमने पढ़ा उसमें सी लेवल चेंज की कोई बात नहीं हुई है। तो डेली जो है इसी सी लेवल चेंज को लेकर के चलते हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें फिर से समस्या में जो बताया था मैंने, एक समस्या तो क्या हो गई, एक समस्या तो वही है कि प्रवाल जीवित रहते हैं 200 मीटर की गहराई तक, लेकिन प्रवाल भित्तियां मिलती है ग्रेटर देन 200 मीटर से लेकर के 2000-3000 मीटर तक की गहराई तक भी देखे गए, है कि नहीं। दूसरा, फिर इतने सारे प्रवालों के विकास के लिए चबूतरों का निर्माण कैसे होता है, चबूतरे कैसे बनते हैं आपके, जो चबूतरे कहाँ से आ गए, कोरल रीफ्स, कोरल के फॉर्मेशंस के लिए चबूतरों का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स, सबमेरीन प्लेटफॉर्म्स। आ रही ना बात समझ में। इतने सारे अंतरसागरीय चबूतरे कहाँ से आ गए, बट अंतरसागरीय चबूतरों की उपस्थिति कहाँ से आई, एक समस्या क्वेश्चन मार्क है आपके जो, राइट। तो उसी के कंटेक्स्ट में जैसे उसने मान लिया था, मर्रे ने क्या मान लिया था कि पहले से भी उपस्थित है, मान लिया था। मर्रे ने क्या मान लिया था, पहले से कई सारे चबूतरे विद्यमान है। पहले से कहाँ से आ जाएंगे, किधर से आ जाएंगे भाई, कैसे बनेंगे, इसके बारे में कोई आपका जो है उसने जिक्र नहीं किया। तो इसी को डेली ने क्या किया, बताने की कोशिश की है कि जब सी लेवल में गिरावट हुई तब कई सारे अंतरसागरीय चबूतरों का निर्माण हुआ, सी लेवल फिर से ऊपर हो गया तो फिर से आपका जो है वहाँ पर कोरल का क्या हो गया, विकसित कोरल का विकास हो गया। तो अंतरसागरीय चबूतरों के लिए जो है निर्माण के लिए डेली का सिद्धांत माना जाता है। डेली का जो सिद्धांत है वह किसकी, मुख्य रूप से किसको लेकर के चलता है, अंतरसागरीय चबूतरों का निर्माण कैसे हुआ होगा उसको लेकर के चलता है। तो इस तरीके से डेली का सिद्धांत, इसी को ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी कहा गया है। तो इसका सिद्धांत क्या है देखते हैं, आया समझ में। तो समस्या में ये 2-3 पॉइंट लिख लेना। प्रवाल तो पहले पॉइंट बता ही दिया था। दूसरा, अंतरसागरीय चबूतरे इतने सारे कहाँ से आ गए, समुद्र के अंदर इतने सारे अंतरसागरीय चबूतरे कहाँ से आए, उसके बारे में भी तो ये क्या बताते हैं आपके जो हिमयुग के दौरान, डेली क्या बताते हैं कि हिमयुग के दौरान कई सारे अंतरसागरीय चबूतरों का निर्माण हुआ। हिमयुग के दौरान कई सारे अंतरसागरीय चबूतरे बने आपके जो है। तो चलिए आ जाओ उसके सिद्धांत को भी देखते हैं। 1915 में दिया गया सिद्धांत। कब दिया गया आपका जो है, 1915, ग्लेशियल डेली का जो है 1915 में दिया गया। तो इन्होंने फिर से लिया प्लीस्टोसीन हिमयुग, जो नवीनतम हिमयुग है आपका। तो इन्होंने कहा कि प्लीस्टोसीन हिमयुग के दौरान, जब प्लीस्टोसीन हिमयुग आया तो सागर तल में 33 से 38 फैदम की गिरावट हो गई।
सागर तल सी लेवल में कितनी गिरावट हो गई आपकी 33 से। तो ये जो स्थलखंड, इन स्थलखंडों का क्या हुआ, निर्गमन हुआ, इमरजेंस हुआ। स्थलखंडों का क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। आया समझ में, मतलब बाहर की ओर आ गए। तो इस पर इरोजन से फिर कई सारे चबूतरों का निर्माण हुआ। जो स्थलखंड बाहर आ गए, इसी स्थलखंडों के निर्गमन से इस स्थलखंडों के ऊपर जो है कई चबूतरों का निर्माण हुआ। इसका हिमानीय अपर्दन हुआ, हिमानीय अपर्दन, ग्लेशियल इरोजन हुआ और कई चबूतरों का निर्माण हुआ, कई चबूतरे बन गए। ग्लेशियल इरोजन हुआ और उससे क्या बन गया, आपके कई सारे प्लेटफॉर्म बन गए। ग्लेशियल इरोजन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से क्लियर हो जाता है। और इससे कई सारे क्या बन गए, आपके वेरियस मेनी ऑफ प्लेटफॉर्म्स बन गए। अब उसके बाद फिर से सी लेवल हिमयुग की समाप्ति हुई। हिमयुग समाप्त, तो फिर से सी लेवल क्या हो गया आपका 33 से 38 फैथम राइज कर गया। से 38 फैथम क्या हो गया आपका जो है ऊपर चला गया, सी लेवल आपका जो है ऊपर आ गया। तो ये जो अंतरसागरीय चबूतरे थे, ये सागर के अंदर क्या हो गए आपके जो है, अंतरसागरीय चबूतरे सागर के अंदर डूब गए। सागर के अंदर चले गए फिर से जो है। और इसी पे फिर उसने कहा कि जो छोटे थे उसके ऊपर तटीय प्रवाल भित्ति बने, जो बड़े थे उसके चार उधर क्या बने, अवरोधक बने, और किसी अलग थलग जो द्वीप वगैरह पड़े थे उसके चारों ओर बन गए। तो क्या बन गए आपका जो है, एटॉल बन गए। आया समझ में, 33 से 38 फैथम फिर से। और जो ठीक है, तो हिमयुग सागर ऊपर चले गए। फिर उसके बाद सकरे, जो सकरे चबूतरे थे, सकरे चबूतरों के चारों ओर क्या बन गए, फ्रिंजिंग रिफ। चौड़े थे उसके चारों ओर क्या बन गए आपके जो है, बैरियर रिफ। और जो अलग थलग आइसोलेटेड थे, एकाकी चबूतरे थे, आइसोलेटेड थे, उसके चारों ओर क्या बन गए आपके जो है, एटॉल बन गए। तो इस तरीके से जो नए प्रवाल बचे थे, इन्होंने अभी पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे, उसको देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत इतना ही है कि आइस एज जब आया था, प्लिस्टोसिन आइस एज, तो सागर तल में 33 से 38 फैथम की गिरावट मान ली। तो जो स्थलखंड है बाहर निकल आए, तो उसमें कुछ इरोजन वगैरह हुआ, तो प्लेटफॉर्म बन गए, बहुत सारे चबूतरे बन गए। फिर हिमयुग की समाप्ति हुई, तो फिर सी लेवल ऊपर चला गया, चबूतरे डूब गए। जो सकरे चबूतरे थे, कम गहराई वाले चबूतरे थे, उसके चारों ओर क्या बन गए, तटीय प्रवाल भित्ति बन गया, कोस्टल फ्रिंजिंग रिफ बन गया। चौड़े थे उसके बाहर डेवलप हुए, तो क्या बन गया आपका, बैरियर रिफ बन गया। और अलग थलग के चारों इस तरीके से डेवलप हो गए, तो क्या बन गया आपके जो है, एटॉल बन गए। और इस तरीके से ये इनका निर्माण हुआ। इन्होंने भी कुछ एविडेंसेस दिए हुए, तो कल देखेंगे। तो सिद्धांत इतना समझ लो थोड़ा सा, कल फिर समझ के और लिख लेंगे उसको, कैसे लिखना है देखेंगे। आया समझ में? तो ये थे प्रवाल भित्ति के सिद्धांत। डेविस ने दोनों को मिला दिया। तो प्रवाल भित्ति के सिद्धांत भी आपके
इतने ही याद रखने हैं। क्वेश्चन जो आया होगा लेके आना। लाओ क्वेश्चन, दिखाओ क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी ना, लेके आओ क्लास के बाद। ऑप्शनल के लेके आए हो राहुल, क्वेश्चन तो लेके आया करो भाई। लास्ट में 5-10 मिनट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ज्वार भाटा क्या है, ठीक है, ये तो जानते ही हो तुम लोग। ज्वार भाटा कैसे बनता है वो भी बता ही दिया। समझाइए समुद्री पास्ते के लिए ज्वार भाटा का महत्व बताइए, बताओ। इसमें ना तो पढ़ी थी तो नहीं अच्छे से आ रहा, फिर पास समझ में नहीं आ रहा था। समझ में क्या आना, समुद्री पारिस्थितिकी के लिए ज्वार भाटा का क्या महत्व है बताओ भाई। इकोसिस्टम के लिए समुद्री ज्वार भाटा का क्या महत्व है। और बताओ, है ना, अब यही तो दिमाग लगाना है। पहले एक डिस्कस कर ले, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ज्वार भाटा का क्या महत्व है ये बताओ। ज्वार भाटा का महत्व समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। मतलब समुद्री जीव जंतुओं के लिए कोरल टाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सीधी सी बात है, जितने भी समुद्री क्षेत्र में मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव वन जो मिलते हैं स्थल और जल के संक्रमण क्षेत्र में, जहाँ पे ज्वार भाटा के द्वारा पानी हमेशा, तो तटीय, एक तो हो गया तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय क्षेत्रों के लिए मैंग्रोव वनों का विकास ज्वार भाटा पे डिपेंड करता है। ज्वार भाटा का पानी ऊपर चढ़ता है फिर वापस लौटता है, तो जहाँ पे ये पानी निरंतर ऊपर चढ़ता है वापस लौटते रहता है, वहीं पे आपका लवणीय दलदल मिलता है, लवणीय दलदल में ही मैंग्रोव वन विकसित होते हैं। तो पहला तो इम्पोर्टेंस ही आ गया, है ना। तटीय क्षेत्रों में लवणीय दलदल के विकास के लिए ज्वार भाटा ही मेन रोल प्ले करता है। उन्हीं दलदल में आपका मैंग्रोव वन फॉरेस्ट। फिर आपका हमने देखा था कोरल का विकास भी कितनी गहराई पर होता है, प्रवालों का विकास 200 मीटर, है ना, मैक्सिमम 200 मीटर की गहराई तक होता है। और फिर से ये समुद्री ज्वार भाटा वगैरह क्या करता है, पानी को इधर से उधर लाने का काम करता है। तो कोरल्स वगैरह के लिए भी जो आपका क्या बोलते हैं, उसके लिए भी जो पोषक तत्व वगैरह लाने के लिए जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, है ना, शैवालों के लिए। शैवाल पे डिपेंड करते हैं ना ये आपके जो है, तो उसके लिए पोषक तत्वों का सप्लाई आपकी जो है कहीं ना कहीं इससे होगी आपकी जो है। आ रही बात समझ में। तो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, और बाकी फिर से वही रीडिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को इधर से उधर। आप क्या क्या करते हैं, ज्वार भाटा जो है समुद्र और तटीय क्षेत्रों के बीच में क्या करते रहता है, आपका जो पोषक तत्वों का पुनर्वितरण करते रहता है, लाते रहता है, कुछ छोड़ते रहता है, कुछ ले जाते रहता है। तो मछलियों के लिए भी गतिशीलता प्रदान करता है आपका जो। तो इस तरीके समुद्री पारिस्थितिकी के लिए ज्वार भाटा का महत्व बताया लिखा हुआ है। तो मेन आपका महत्व ही मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए है, कोरल वगैरह के विकास के लिए भी पानी का मूवमेंट्स वगैरह जो होता है उसके आधार पर जीव जंतु वनस्पतियों का निर्धारण होता है। कुछ गहरे समुद्र की मछलियाँ भी तटीय क्षेत्रों तक आ जाएंगी आपकी जो है कि नहीं। गहरे ज्वार भाटा के साथ साथ गहरे क्षेत्र की मछलियाँ भी क्या होती है आपकी जो तटीय क्षेत्रों तक आते जाते रहती है, उन्हीं के साथ साथ जो है। इस तरीके से ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हेल्प करता है। इन्हीं पॉइंट्स को लिखना था और ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। चलो अच्छा नोट्स बनाई हो, लेकिन संभाल के रख लेना पेज में। 18 वाला, 18 वाला, 24 वाला, 24 वाला, 21 वाला। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ये तो सीधा सीधा लिखना था। व्हाट इज ओशियन रैंचिंग, हाउ आर एक्वा काउबॉयज रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका ओशनिक रिसोर्सेज से आ गया। ओशनिक रैंचिंग का मतलब होता है समुद्री, है ना, समुद्री कृषि, जो समुद्री जीव जंतु मछली पालन किया जाता है उसका हम लोग कहते हैं रैंचिंग कहते हैं, ओशनिक रैंचिंग, है ना। ये वर्ड आपका समुद्री रैंचिंग का मतलब होता है पालना। क्या पालना, जीव जंतु वनस्पति। जैसे जानवर पाल रहे हो तो रैंचिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पे
समुद्र के अंदर क्या पालोगे? मछली, झींगा पालन वगैरह होता है हमारा, झींगा पालन करते हैं, कई सारे मछली पालन करते हैं, उसी को हम लोग समुद्री ओशनिक रेंचिंग कहते हैं, ओशन रेंचिंग कहते हैं, है ना। जो मुख्य रूप से मछली पालन ही आता है, ठीक है, जिसमें झींगा मछलियों के लिए पाला जाता है, कई सारी चीज़ें पाली जाती है, उसको ओशनिक रेंचिंग कहा जाता है। हाउ आर एक्वा काउबॉयज रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज़? एक्वा काउबॉयज का मतलब यहाँ पर है जो जलीय कृषि वगैरह करते हैं। आप क्या क्या करते हैं? जलीय कृषि करने वाले, तो उसमें पूरा का पूरा जापान वगैरह में की जाती है कृषि। आपके हिंदी वाले नोट्स में मैंने क्या डाला हुआ है कि समुद्री संसाधन, समुद्री रेंचिंग वाला, तो इसको मैं डिस्कस कर दूंगा कल आपका इसका आंसर, ठीक है। ओशनिक रेंचिंग क्या होता है एक्वा काउबॉयज के कंटेक्स्ट में, इसलिए तो कहा ना क्वेश्चन लेके आया कर, कुछ नया मिलेगा तो, बाकी तो बने बनाए हैं। तो समुद्री एक आपका वर्ड यूज करते हैं हम लोग, समुद्री झींगा पालन, समुद्री मछली पालन, इसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये समुद्री संसाधन से रिलेटेड टॉपिक है। कहाँ से है? मैरीन रिसोर्सेस में जो कृत्रिम मछली पालन, कृत्रिम समुद्री पालन किया था उससे रिलेटेड है आपका। टाइड्स आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशन, ठीक है। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशन इन द टाइडल रेंज, ठीक है, ये तो इजी है, लिख लोगे? सोचो ना क्या स्टार्ट करने से, लिख के सोचो, बताओ क्या है क्वेश्चन, कल सोच के आना भाई, कुछ पढ़ा दिया मैंने उसमें सोचना। टाइड्स आर लिख के आना है क्वेश्चन सभी लोग, है ना, क्वेश्चन लिख लो। टाइड्स आर नॉट यूनिफॉर्म, टाइड्स आर नॉट यूनिफॉर्म, है ना, ज्वार भाटा समान नहीं होते अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशन। इसका आंसर सब लोग लिख के आना, अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशन, विश्व के महासागरों में ज्वार भाटा समान नहीं होते, समरूपता नहीं मिलती, ज्वार भाटा में समरूपता नहीं मिलती है। क्वेश्चन ये हो गया। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशंस इन टाइडल रेंज, है ना। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशंस इन टाइडल रेंज, रीजनल वेरिएशंस इन टाइडल रेंज, ये लिख के आइएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। 250 वर्ड्स में है, अच्छा क्वेश्चन है, एक आया यूपीएससी में, ऑप्शनल में आया, जीएस में आ सकता है। हिंदी में क्या लिखा कि विश्व के महासागरों में ज्वार भाटा सभी जगह समान नहीं होते, समरूपता नहीं मिलती है, तो उन कारकों का जिक्र कीजिए जिसके कारण से प्रादेशिक विचलन मिलता है ज्वार भाटा में। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशन टाइडल रेंज, जो टाइडल रेंज है, ज्वारी रेंज है, उसमें प्रादेशिक विचलन मिलता है, प्रादेशिक परिवर्तन मिलता है, उसको परीक्षण कीजिए। फैक्टर्स समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन लिख के लाना, उसका कल आंसर सोच के आना, लिख के लाना, उसके बाद डिस्कस करेंगे, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस का आंसर लिख के आना, खुद से सोचा करो, सोचो पहले तो अपने से सोचो कैसे क्या लिखोगे, फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? समझ में आ गया?